ओके, तो आप सभी का मैं फिर से एक बार इस एग्रो संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहली बात क्लियर करता हूँ, सर ने जैसा मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया, सर जैसा उतना फ्लुएंट हिंदी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा सर जितना फ्लुएंट हिंदी में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो या ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो तो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी वक्त जाया किए हुए हम डायरेक्टली आते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के ऊपर। तो दोस्तों देखा जाए तो एग्रीकल्चर आप सबको मालूम है, इंडिया का ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इंडिया भी एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में आज अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में तरह तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, तरह तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। उसी तरह नेटसप में अगर आप देखा जाए तो नेटसप में आज आज हमारे यहाँ बहुत सारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट रेंज आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि आज ट्रेंड चल रहा है एग्रीकल्चर का। लेकिन नेटसप ने इस एग्रीकल्चर में शुरुआत की थी हम लगभग 23 साल पहले। 23 साल पहले हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ना कोई जानता था, ना कोई सुनता था, और मार्केट में भी उसका ट्रेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं था। उस समय में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कदम रखा है। आई थिंक मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर में एंट्री करने वाला नेटसप एक पहला कंपनी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम हर रोज बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है। लेकिन आप सबको मालूम है ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिक क्या है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में रहता है कि किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग ना किए हुए जो फार्मिंग किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन इस ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए ये सबको मालूम है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उसको वो प्रॉब्लम को ओवरटेक कैसा किया जाए और उस प्रॉब्लम को ओवरटेक करके हमें अच्छी तरह से फसल कैसे उगाई जाए या अच्छी तरह से मुनाफा फार्मर कैसा कमाया जाए, वो हम यहाँ पे देखने वाले। इंडिया का अगर देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया एक बहुत एक अग्रेसिव देश है। मतलब इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड अभी भी चल रहा है। देखा जाए तो इंडिया इन वर्ल्ड में पूरा फर्स्ट नंबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में गिना जाता है। मतलब क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर जो कोई लैंड है, लैंड के हिसाब से इंडिया फर्स्ट रैंक करता है। लेकिन जो कुछ प्रोडक्टिविटी है तो उसके टर्म्स में हम 9th रैंक पे यहाँ पे आते हैं। इंडिया एक टॉप 3 कंट्री में है जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपांड टू मैक्सिमम इन 2020 2020 तक इंडिया टॉप 3 कंट्री में आ गया है। अगर आगे जाके देखा जाए तो इंडिया में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको फिगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 2.78 मिलियन हेक्टर का लैंड। आप देखो मिलियन हेक्टर का लैंड हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंडर आता है, और टोटल लैंड अंडर एग्रीकल्चर में कितना है 140.1 मिलियन हेक्टर। देखो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट साइज कितना है ये पता चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ओनली 2.78 मिलियन हेक्टर अंडर है, लेकिन टोटल एग्रीकल्चर कितना है हमारा 140.1 मिलियन हेक्टर लैंड है। तो हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया में यहाँ पे ओनली 2% अंडर लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो मार्केट है इसका मार्केट में हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा हम इस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में, या बहुत ज्यादा फायदा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट देके हम इसमें करियर भी अपना कर सकते हैं। वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू लीड द वर्ल्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया में ही इतना पोटेंशियल है जो कि वर्ल्ड की ऑर्गेनिक फार्मिंग की जितनी नीड है वो फुलफिल कर सके। बाद में हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप सबको मालूम है बेनिफिट क्या क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फसल अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसके हेल्थ बेनिफिट भी अच्छा है। लेकिन उसके कुछ ऐसे बेनिफिट है जो कि हमें आज तक मालूम है। वो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट। आज अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में केमिकल फार्मिंग होता है, लेकिन केमिकल फार्मिंग में इंडिया को देने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ही तो हरित क्रांति के समय केमिकल फार्मिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उस हरित क्रांति से लेके आज तक हम
केमिकल फार्मिंग करते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का शिफ्ट कहाँ पे है, तो गवर्नमेंट का शिफ्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को आने वाले समय में प्रमोट करने वाला है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट एक बहुत बढ़िया बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तरह तरह के सब्सिडीज होती है, तरह तरह के सपोर्टिव प्रोग्राम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की ओर से रन किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा बेनिफिट है बेटर क्वालिटी एंड यील्ड। आज हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कुछ फसल हम लेते हैं उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। उसमें कुछ भी प्रकार का केमिकल या ट्रेस एलिमेंट, जो केमिकल के रहते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रेस एलिमेंट वहां पे मिलते नहीं। उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सभी को मिलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है हायर प्राइस फॉर क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दोस्तों आप आज देखते हो मार्केट में, आप मार्केट में जाओ और दो जो फ्रूट वाला होता है उसके पास जाके आप ऑर्गेनिक के उगाए हुए फल का प्राइस पूछो और नॉर्मल फार्मिंग के उगाए हुए फल का प्राइस पूछो, आपको वहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए हुए फल हो, फूल हो या जो कुछ सब्जी हो उसका भाव क्या रहता है, और नॉर्मल जो आप केमिकल फार्मिंग से उगाए हुए फल हो उसका भाव क्या होता है। वहां पे आपको पता चल जाएगा प्राइस डिफरेंस क्या है। क्यों लोग ऑर्गेनिक के लिए प्राइस ज्यादा दे दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इंडिया एक हेल्थ कॉन्शियस नेशन बनता जा रहा है। और इस हेल्थ कॉन्शियस नेशन में हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड जैसे बढ़ी उसका प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए फार्मर को भी अच्छी प्राइस और उसके माल का अच्छा सा भाव यहाँ पे मिलने वाला। तो ये भी सारे बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। और स्टिल व्हाई पीपल आर नॉट शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग मालूम है। आज आप पूछोगे किसी भी फार्मर को पूछेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वो आपको अच्छी तरह से बता देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं करता, इसके भी कुछ रीजन है। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट तो नहीं हो रहे, ये सब बेनिफिट उसको मालूम है, फिर भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि उसके हुए होने वाले मिसकंसेप्शन। क्यों? क्योंकि फार्मर के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे डाले हुए केमिकल कंपनी वालों ने या मार्केट में चलते हुए जो कुछ कंपनीज रहते हैं उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना डिग्रेड कर दिया है कि लगभग नामुमकिन है, ऐसा उनका परसेप्शन रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये सारे मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है, ये बात सही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मिसकंसेप्शन क्या है? लेस इफेक्टिविटी। अगर आज आप देखोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कुछ हम उत्पाद यूज करते हैं, जो कुछ इनपुट्स यूज करते हैं, उसकी इफेक्टिविटी भी अच्छी तरह से होती है। लेकिन कुछ मार्केट की कंपनीज ऐसे टारगेट करती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिजल्ट देरी से आता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका इफेक्टिवनेस हायर अमाउंट पे ही रहता है। आप एक सीधा लॉजिक लगाओ, हमारे पूर्वज जो थे वो किस तरह की फार्मिंग करते थे। हरित क्रांति से पहले में भी इंडिया में फार्मिंग चलता था, हरित क्रांति से पहले में भी इंडिया में फार्मिंग चलता था और अच्छा फार्मिंग चलता था। इंडिया का जीडीपी उस टाइम बहुत ज्यादा था, इंडिया का रुपया भी डॉलर से बहुत गुना स्ट्रांग उस समय था, फिर भी हम इफेक्टिव रहते थे। लेकिन आज लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि उसका इफेक्टिविटी कम होता है। तो ये सब मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है? तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ये लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हो तो आपको ज्यादा लैंड यूटिलाइज करना पड़ता है, आपको ज्यादा इनपुट डालने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन लॉस होता है, उत्पादन कम आता है। नहीं, ये बात गलत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लॉस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तीसरा है टाइम टेकिंग। ये भी गलत चीज है। जो कुछ मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में जो कुछ कंपनियां वो बताती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम लगता है। आज आज देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है, तो रेडीमेड प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक बायोफिट की रेंज है, उसमें हम आपको रेडीमेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर हो गया। तीसरा, मिसिंग वन साइकिल ऑफ द क्रॉप टू मेक द शिफ्ट। ये भी मिसकंसेप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया जाता है कि आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो आपका एक क्रॉप का लॉस होता है। वो भी गलत है, और एक क्रॉप का लॉस भी यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अमंग द फार्मर फैलाए हुए जाते। तो इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर नहीं करता।
तो हमें इस सारे मिसकंसेप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कि दूर करके फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सही जानकारी यहाँ पे आपको बतानी होगी। उसके बाद देखा जाए देयर इज अ वे इन विच यू कैन कन्वर्ट योर फार्मिंग इनटू ऑर्गेनिक पर। हमारे पास इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, वहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं विद इंक्रीज इफिशियंसी। जैसे आपको बताया जाता था कि ऑर्गेनिक इफिशियंसी नहीं होता, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इफिशियंसी से मतलब अच्छी तरह से कैसा किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रोडक्शन। हम आपको यहाँ पे कुछ भी तरह का प्रोडक्शन का लॉस भी यहाँ पे नहीं होने वाले। तो वो रास्ता कौन सा है? और एक पॉइंट है उसमें, विदाउट स्पीकिंग एडिशनल टाइम, विदाउट स्पेंडिंग एडिशनल टाइम, इसमें आपको एडिशनल टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट मिसिंग एनी वन क्रॉप साइकिल, एक क्रॉप का साइकिल भी यहाँ पे आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो एक कौन सा वे, कौन सा मार्ग है जैसे जिस उस मार्ग पे चल के हम ये सारे फायदे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डू यू वांट टू लर्न अ वे ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग which will reduce your input cost and increase profitability? आपको आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है जिसमें आपको कम से कम जो कुछ इनपुट है उसका इस्तेमाल करके मैक्सिमम आपका प्रॉफिट बढ़ाना है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, इंट्रोड्यूसिंग बायोफिट फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग। मतलब क्या? बायोफिट एक नेटसफ का होलिस्टिक रेंज है जो कि आपको रेडीमेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकते हैं। तो बायोफिट क्या है? तो बायोफिट एक होलिस्टिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है दैट इफिशिएंटली प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट करता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन, जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन मतलब उसका प्रोडक्शन भी हम अच्छी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनपुट का इस्तेमाल करके ही करते हैं। एंड इनकम एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। ये सब करते हुए हम फार्मर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे प्रोवाइड किए, फार्मर का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कैसा हो, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो बायोफिट हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। तो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा कैसा है, कम से कम इनपुट यूज करते हुए बायोफिट में हम करने वाले। ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक, पेट्स, हॉर्सेस एंड पोल्ट्री, नॉट ओनली क्रॉप। हमारे पास बायोफिट में एक रेंज ऐसा है भी है जो कुछ एनिमल्स हमारे फार्मर के पास रहते हैं जो कि साइड बिजनेस करते हैं, जैसे कि दूध का करते हैं, दूध के लिए हमारे पास गाय भैंसे होते हैं, वो भी रहते हैं। लाइफ स्टॉक में क्या आता है, और कुछ फार्मर पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं। कुछ फार्मर के पास उनके घर के पेट होते हैं जैसे कि बुलक होता है, हॉर्सेस होते हैं एंड पोल्ट्री होते हैं। तो उन सब का भी ख्याल इस बायोफिट ब्रांड के अंदर हम करते हैं। इंश्योर दैट वेल प्रोडक्ट हेल्दी, ensure that we produce healthy, disease free and natural fish food without use of antibiotics, hormones and chemicals। एक रेंज हमारे पास ऐसा भी है जो कि स्पेशली फॉर फिश के लिए, एक्वाकल्चर का रेंज स्पेशली डेवलप किया है हमने फिश के लिए। इस एक्वा केयर रेंज में हमने किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। उसमें हमने अच्छे जो कि नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ में हमने किया है। तो कुछ ये जो बायोफिट ब्रांड आता है हमारे पेरेंट कंपनी मतलब नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट में आता है। आप सब इस नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट में ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप सब ने इस नेटसप कम्युनिकेशंस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो नेटसप के बारे में ज्यादा कुछ बताने का आप सबको जरूरत नहीं है। फिर भी एक हमारा रहता है ना प्रोडक्ट फिलोसफी। नेटसप आज तक 20 साल हो गया, 23 ईयर्स हो गया, तो नेटसप ने एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नॉट ओनली इन बायोफिट एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर की भी रेंज हमारे पास है, पर्सनल केयर की भी रेंज हमारे पास है, कलर कॉस्मेटिक की भी रेंज हमारे पास है, एक बहुत सारा होम केयर की भी रेंज हमारे पास है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट फिलोसॉफी के साथ बायोफिट ने नेटसप ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो इसमें प्रोडक्ट फिलोसफी में क्या आता है, तो क्रिएट एंड ऑफर एफएमसीजी प्रोडक्ट विद अ रिकरिंग कंज्यूमर डिमांड। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी के सभी रिकरिंग डिमांड वाले हैं। आप कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट आप उठा लो, बायोफिट का उठा लो, स्टिमरिज आपको नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लगने वाला है, हमारा नेस्ट्रोमोर 1 महीने में खत्म होता है। तो बार बार रिकरिंग बिजनेस कैसा आया हमारे डायरेक्ट सेलिंग का, तो ऐसे रिकरिंग डिमांड वाले प्रोडक्ट हमारे पास है। तो दूसरा है ऑफर हर्बल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स।
हमारे किसी भी रेंज में किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। ऑफर वैल्यू फॉर मनी स्पेंड बाय आवर कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल प्राइस में हम इस एक टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी प्रकार का हायर प्राइस लगा के हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। हमारा प्रोडक्ट कम से कम खर्च में फार्मर ले सकता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा है, हमारा प्रोसेस कैसा है? सबसे पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मार्केट में पहले प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या, आज अगर बायोफिट का रिलेट करें तो मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता ही नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड के बारे में पता नहीं है। उसका मार्केट एनालिसिस हमने किया हुआ है। स्वॉट एनालिसिस एंड गैप एनालिसिस क्या है, अगर हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है तो उसमें हम अच्छी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, जो कुछ स्वॉट एनालिसिस होता है वो भी हम करते हैं। उसके बाद हमारा R&D एंड प्रोडक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन होता है। हमारा नेटसफ का, आप सबको मालूम है, नेटसफ का खुद का R&D डिपार्टमेंट है, जो कि नेटसफ रिसर्च लैब करके हमारा एक साइड कंपनी है। तो R&D डिपार्टमेंट हमारा एक प्रोडक्ट कंसेप्चुअलाइज करता है। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडी, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन भी हमारा खुद का रहता है। जितने भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है, उस सब प्रोडक्ट रेंज का प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन नेटसफ के खुद के R&D टीम ने ही बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी वाला प्रोडक्ट उठा के उसका फॉर्मुलेशन कॉपी करके हमने बनाया हुआ नहीं है। तो उसका स्टेबिलिटी भी स्टडी यहाँ पे हमने किया हुआ है। स्टेबिलिटी स्टडी मतलब क्या, अगर हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका मल्टीपल लोकेशन में क्या क्या रिजल्ट आता है, मल्टीपल एरियाज में उसका क्या क्या रिजल्ट आता है, उसका भी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। लैब ट्रायल्स एंड प्रोडक्ट सैम्पलिंग, उसके लैब ट्रायल्स भी किए जाते हैं और प्रोडक्ट सैम्पलिंग भी किया जाता है। जो कुछ हमारी हेल्थ किट की रेंज है उसका भी यहाँ पे लैब सैम्पलिंग एंड ट्रायल भी हम लेते हैं। किसी भी हमारा हेल्थ केयर का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, हम किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च करने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। बायोफिट का प्रोडक्ट अगर हमें लॉन्च करना है, उसका फार्म में जाके हमें ट्रायल करना पड़ता है। उसका ट्रायल करने के बाद यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आने के बाद, गवर्नमेंट से अप्रूवल आने के बाद ही हम हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हैं। उसके बाद होता है लास्ट प्रोडक्ट पोजिशनिंग, सेगमेंटेशन एंड पैकेजिंग। ये सारी चीजें हम एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हम फॉलो करते हैं। एक प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट में लाना है, नेटसर्फ का पहले से ही अगर एक प्रोडक्ट हमें मार्केट में लाना है तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ही 101%। ये सारे क्राइटेरिया उसको फॉलो करने के बाद ही हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो नेटसर्फ को एक खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए मिनिमम 1 से 3 साल का समय लगता है। हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही इस 3 साल में, 1 से लेके 3 साल में ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही, उसका रिजल्ट आने के बाद ही, उसके सर्टिफिकेशन आने के बाद ही हम प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो उसके बाद होता है फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च। अगर आज तक का बायोफिट का इतिहास अगर देखा जाए तो 2.6 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स को हमने हमारा प्रोडक्ट बेचा है। आप देखो 2.6 करोड़ फार्मर हमारे नेटसप के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बायोफिट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये जो प्रोडक्ट रेंज होता है बायोफिट का, वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी खुद की कंपनी अजय बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वो खुद ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री में वेल नोन कंपनी है। हमारा मिशन क्या है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ऊपर रहने का। एक अजय बायोटेक इंडिया जो कि ISO 9001 एंड ISO 40001 सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि ऑफर्स ऑर्गेनिक एंड बायो प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल जो कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर करने का काम हमारा अजय बायोटेक इंडिया प्राइवेट करता है। जिसको इकोसर्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट रहते हैं, जिसको इकोसर्ट एक गवर्नमेंट का बॉडी है, उसके ऑल सर्टिफिकेशन उसको प्राप्त हुए हुए। उसके पास फैसिलिटी क्या है, हमारे पास अजय बायोटेक में हमारे पास डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्रेडिटेड R&D लैबोरेटरी होता है, उसका भी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। 3 कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द इंडिया में ही हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है ओनली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट।
अभी हम एक्सपांड करने वाले, हमारा एक सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चर भी आने वाले समय में होने वाला है। तो एक्सपांड हॉरिजॉन टू इनकम encompass animal healthcare and public healthcare which forms an important part of agriculture ecosystem। पूरी तरह से एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बांध के रखने का काम हम इस एजे बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से और नेटसप के माध्यम से करने वाले। अगर सर्टिफिकेट देखा जाए तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट कौन सा है। हमारे जो लैब है DSIR अप्रूव्ड लैब, उसका भी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। इकोसोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो कि ऑर्गेनिक के लिए कंपलसरी सर्टिफिकेट होता है, वो भी सर्टिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। बायोफिट एक्वा केयर के रेंज में भी हमारे पास जो कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से, वो भी बायोफिट एक्वा क्लियर, एक्वा कल्चर और एक्वा फीड के लिए प्राप्त है। जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कुछ एक्वाकल्चर का देखती है, फिशरी फार्मिंग का देख के उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास रहता है। सर्टिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी मेजर जो कि नेटसप के प्रोडक्ट है, उसको एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जिसमें आते हैं हमारे बायोफिट एन, बायोफिट टी, बायोफिट के। उसके बाद आता है हमारा इकोसॉर्ट जिसमें बायोफिट एन पी के, बायोफिट कल्चर शेड, जितने भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है उसको इकोसॉर्ट का प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त है। और जो कि बायोफिट की एक्वा कल्चर रेंज है उसका भी कोस्टल अथॉरिटी ऑफ एक्वाकल्चर, उसका भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे हमें प्राप्त है। टॉक्सिसिटी स्टेटस ऑफ नेटसप प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी टेस्टेड रहता है। वी हैव कंडक्टेड ओवर 55 टॉक्सिसिटी स्टडीज at NABL certified third laboratory using globally recognized guidelines to ensure non toxicity and safety of the product। ग्लोबल जो कुछ गाइडलाइंस रहता है वो सबको फॉलो करते हुए हमने 55 टॉक्सिसिटी स्टडीज करने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। 3 acute fish toxicity test report for aquaculture brand, 5 acute oral toxicity test and 2 skin and eye irritation toxicity study for pet weight। जो कुछ हम आने वाले समय में बायोफिट में स्पेशली पेट वेट के लिए एक नया ब्रांड लाने वाले हैं। जो कुछ एनिमल के जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे वो पेट वेट में आएंगे, उसका भी हमारे पास एक टॉक्सिसिटी टेस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 45 टॉक्सिसिटी स्टडीज इन विच इन लाइन विथ एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर रहता है गवर्नमेंट का, उसके अंडर जो कुछ गाइडलाइंस आते हैं उस सबको फुलफिल करने के बाद ही हमारे पास बायोफिट ब्रांड के सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए। उसके बाद ही हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फील्ड स्टडी कितने किए हमने? लगभग 22 से भी ज्यादा फील्ड ट्रायल्स किए। लगभग 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ हमने टाई अप करके उनका स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है 11 डिफरेंट क्रॉप के ऊपर। उसके बाद ही रिजल्ट शोड होने के बाद भी उसका प्रमोट क्रॉप ग्रोथ एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड, उसके रिजल्ट आने के बाद ही हमने ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हुए। रिकमेंडेड डोज आर सेफ फॉर यूज ऑन द रिस्पेक्टिव क्रॉप्स विथ नो एडवर्स इफेक्ट। इस किसी भी ट्रायल में हमें किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हमने पाई गई नहीं है। तो ये पूरा हेल्दी नेचुरल इन ओरिजिन प्रोडक्ट रेंज हम आपके लिए यहाँ पे लाने वाले हैं। तो ये बायोफिट का रेंज क्या है? तो सबसे पहला आता है हमारा क्रॉप केयर। क्रॉप में हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कल्चर हमारे पास है। फार्म केयर के लिए हमारे पास इंटेक्ट है। हमारे पास एडजुएंस है जो कि बायो-19 है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, स्टीम रिच और शेड। बायोपेस्टिसाइड में आता है एंटीवायरल, बायोलार्विसाइड, रैपअप। उसके बाद आता है एनिमल केयर। एनिमल केयर में हमारे पास है CFC प्लस। उसके बाद होता है हमारा एक्वा क्लियर का रेंज जिसमें आता है एक्वा क्लियर, एक्वा कल्चर एंड एक्वा फीड। ये पूरा प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे इस बायोफिट ब्रांड में हमने कवर किया है। इसमें कल ही 2 दिन पहले आपको एक गुड न्यूज मिला था जो कि इनकाउंटर एक नया प्रोडक्ट हम इस रेंज में लॉन्च किया है 2 दिन पहले ही। तो ये भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। बायोफिट फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करता। यस, हम किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते। सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो कुछ करना पड़ेगा वो आपको ऑर्गेनिकली करना पड़ता है। तो ये भी हम बायोफिट माध्यम से करते हैं। और नॉट ओनली एग्रीकल्चर, जो कि आपके पास एनिमल्स है उसका भी केयर आपको ऑर्गेनिकली करना है। यस, हम ऑर्गेनिकली ही हमारे एनिमल का केयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जितने भी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देखोगे उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट होगी ये बायोफिट ब्रांड उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है और आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन इस बायोफिट ब्रांड के माध्यम से यहाँ पे देते हैं। तो ये रहा बायोफिट ब्रांड।
बायोफिट में कौन-कौन से प्रोडक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन। अभी हम डिटेल में देखेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, जो कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस होगा, बाद में आप लिख के आपके जो कुछ मैनेजर्स होंगे, जो कुछ लीडर्स होंगे, उसके पास क्वेश्चन आपको देने, या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपके लीडर के पास अप्रोच करके या मैनेजर के पास अप्रोच आप कर सकते हैं। तो हम डिटेल एक प्रोडक्ट देखने वाले, सिंगल करके। वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनाए, उसका यूएसपी क्या है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका डोसेज कितना है, कितना हमें इस्तेमाल करना है, तो ये सारा चीजें हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी की और। ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो सबसे पहला बायोफिट में प्रोडक्ट आता है हमारा किंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ बायोफिट ब्रांड, दैट इज टिमरिज। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आप सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि जितने भी फार्मर्स आपने आज तक जुड़े हुए हैं, या फिर आप किस प्रोडक्ट के माध्यम से नेटसप में आए होंगे, तो ये प्रोडक्ट रहेगा स्टीमरिच। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट की बदौलत हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कदम रखा था। ये प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्ट है। जो कुछ हमने 23 साल से हम लगातार ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट जो कौन सा है, हमारा स्टीमरिच। ये स्टीमरिच क्या है? ये स्टीमरिच है, एक यूनिक ब्लेंड है, जो कुछ भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर रहते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स एंड फाइटोहार्मोन्स, इसका यूनिक ब्लेंड आपको इस टिमरिच में मिलता है। एक यूनिक ब्लेंड मिलता है। अभी आप बोलोगे मार्केट में तरह तरह के पीजीआर अवेलेबल रहते हैं, तरह तरह के ग्रोथ प्रमोटर्स आपको मिल जाते हैं, तरह तरह के बायोस्टिमुलेंट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन स्टिमरिच ही क्यों? स्टिमरिच में ही एक क्या खासियत है कि हमें स्टिमरिच ही यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि स्टिमरिच में हमने ये सभी बायोस्टिमुलेंट्स और फाइटोहार्मोन्स, इसका एक यूनिक ब्लेंड हमने आपको दिया है। बायोस्टिमुलेंट्स मतलब क्या? बायोस्टिमुलेंट्स ऐसे जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए डायरेक्ट बोलते हैं ना उसको, डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते, लेकिन जब उसका प्रेजेंस रहता है, तो जो कुछ प्लांट की एक्टिविटीज रहती है, तो उसको डायरेक्टली वो प्रमोट करते हैं। उसमें देखा जाए तो उसमें ह्यूमिक आता है, फुलविक आता है, सीविड, ये जो कुछ है वो बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट है। उसका एक यूनिक ब्लेंड हमने किया है। और जो कुछ फाइटो हार्मोन्स रहते हैं, फाइटो हार्मोन्स मतलब क्या? जो हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक रहते हैं। हार्मोन्स मतलब क्या? आप देखोगे ह्यूमंस, हम आदमी में अगर डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हार्मोन्स होने चाहिए। अगर मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, फीमेल है तो उसमें ओस्ट्रोजन होना चाहिए। तो जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेगा, उतना ज्यादा वो मेल स्ट्रांग रहेगा, ऐसा हम कहते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स का बैलेंस भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उस बायोस्टिमुलेंट और जितने भी प्लांट के हार्मोन है, उसका यूनिक ब्लेंड हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ये इजीली डाइल्यूटेड विथ वाटर, आप ये प्रोडक्ट किसी भी माध्यम से मतलब इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। हेल्प्स टू इंक्रीज द यील्ड इफ यूज एज अ डायरेक्ट। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टिमरिच कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आप स्टिमरिच किसी भी प्रकार के क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो कुछ फल हो तो फल के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसके पास सीरियल्स हो सीरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं, किसके पास पल्सेस हो पल्सेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। when spread on the leaves it directly absorb हो जाता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो उसका इमीडिएट एब्सॉर्प्शन हो जाता है, इसकी वजह से आपको इमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे स्टिमरिच का मिलता है। द प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म्स ऑफ सिंपल अमीनो एसिड। जो कुछ कंटेंट हमने इसमें यूज किया है वो सिंपल अमीनो एसिड फॉर्म में रखा है, जो कुछ प्लांट को इजीली अवेलेबल होता है, इसकी वजह से इसका रिजल्ट आपको फास्ट एंड फास्ट आ जाता है। स्टिमरिच ओवरऑल फिजियोलॉजी क्रॉप का जो रहता है वो इंप्रूव करने का काम यहाँ पे करता है। और क्या बेनिफिट स्टिमरिच के माध्यम से आपके मिलते हैं? तो स्टिमरिच यहाँ पे आप क्रॉप साइकिल देखो, यहाँ पे पहले सीड होता है, सीड का इमर्जेंस होता है, उसके बाद 2-3 लीफ पत्ते आ जाते हैं, 2-3 पत्ते आने के बाद उसका 4-5 मतलब ब्रांचेस आ जाती है, उसके बाद उसको फूल आता है, फूल के बाद उसको फल आता है, फल आते के बाद उसका हार्वेस्ट रहता है। ये सारा
क्रॉप का लाइफ साइकिल रहता है। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आपको सीड में जर्मिनेशन रेट ज्यादा चाहिए तो आप मार्केट में एक जर्मिनेटर वाला प्रोडक्ट लाते हैं। आपको अगर व्हाइट रूट का डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए जो कि इसेंशियल रहता है इनिशियल स्टेज में, उसके लिए भी मार्केट में आप अलग सा प्रोडक्ट लाते हैं। आपको ब्रांचेस ज्यादा चाहिए तो अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको फ्लावरिंग अच्छा आना चाहिए, इसके लिए भी आप अलग प्रोडक्ट यूज करते हो। आपका फ्रूट सेटिंग अच्छा होना चाहिए, इसके लिए भी आप अलग प्रोडक्ट यूज करते हो। तो इसके अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने से क्या होता है, फार्मर का कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन मार्केट में स्टीम रिच ही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इनिशियल स्टेज से लेके क्रॉप के फाइनल स्टेज तक, मतलब क्या, सीड जर्मिनेशन से लेके सीड हार्वेस्ट तक, मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल हार्वेस्ट तक एक सिंगल प्रोडक्ट आप किसी भी टाइम किसी भी क्रॉप के ऊपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस बायोफिट स्टिमरिच का। मतलब क्या, आप देखोगे जर्मिनेशन परसेंटेज भी यहाँ पे अच्छी तरह से आपको मिल जाता है। दूसरा, वेजिटेटिव जो स्टेज में आता है उसमें व्हाइट रूट डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से यहाँ पे होती है। जितनी ज्यादा व्हाइट रूट डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन आपका होने वाला है। तो इस स्टेज में भी आप इस टिम्बरिच का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है उसका ब्रांचिंग स्टेज, मतलब क्या, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। जितना क्रॉप का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उतना ज्यादा उसका क्या बोलते हैं, उसका फ्रूट सेटिंग अच्छा आएगा, उसको फ्लावर आ जाएगा। अगर आपने क्या होता है, अगर आपका क्रॉप का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, बाद में जाके उसको फ्लावर्स आए, उसका फ्रूट्स आए, तो वो क्रॉप के ऊपर टिक नहीं पाते, उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, या जो फूल होते हैं उसका ड्रॉपिंग यहाँ पे हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में ही स्टिमरिच का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है कुछ कुछ क्रॉप में क्या होता है, फ्लावर पत्ते झड़ जाते हैं या जो कुछ फूल लग जाते हैं वो झड़ जाते हैं, उसका भी कवर आप स्टिमरिच के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद होता है फ्रूट डेवलपमेंट, मतलब ग्रेन सेट, वो भी स्टिमरिच के माध्यम से यहाँ पे आप कवर सकते हो। फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी तरह से यहाँ पे आपको मिलती है, फ्रूट का स्वीटनेस हो, फ्रूट का साइज हो, शेप हो, कलर, ये सारी चीजें आप एक सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। बेसिक से लेके हार्वेस्ट तक, मतलब सीड जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्ट तक मार्केट में एक सिंगल प्रोडक्ट ही है जो आपको ये सारे एडवांटेज एक सिंगल प्रोडक्ट में देने वाला है। तो इसी वजह से आपका स्टिमरिच वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा मार्केट में है। तो ये सारे बेनिफिट रहे स्टिमरिच के। और क्या बेनिफिट है, ये स्लाइड में आपको दिख जाएंगे कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा देता है, रूट डेवलपमेंट अच्छा देता है, व्हाइट रूट डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ टिलर, ब्रांचेस अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाता है, लीव्स का एक्सपांशन, पत्तियां भी अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मिलती है। मतलब क्या, हमारे मराठी में बोलते हैं ना, पत्ती चांगली येते त्यामध्ये, काळी पत्ती, ब्लैक कलर का पत्ती, मतलब अच्छा कलर पत्तियों को यहाँ पे आता है। पत्ती जितनी अच्छी होती उतनी अच्छी आपकी फसल आती है। तो इस तरह से ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इंड्यूस फ्लावरिंग, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग मिलती है आपको, और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रूट यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसका ड्रॉपिंग परसेंटेज भी आपका यहाँ पे कम होने वाला है। तो तरह तरह के बेनिफिट, मल्टीपल बेनिफिट देने वाला आपका बायोफिट का स्टिमरिच का प्रोडक्ट है। ये एडवांस मैच्योरिटी, इंक्रीज कीपिंग क्वालिटी, फ्रूट का कीपिंग क्वालिटी भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये सभी सारे बेनिफिट आपको एक सिंगल प्रोडक्ट स्टिमरिच में हमारे मिलने वाले हैं। उसका डोसेज कितना रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप के कंडीशन के ऊपर, क्रॉप के साइज के ऊपर। लगभग उसका एवरेज डोसेज है 2 ml टू 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में आपको 2 ml से लेके 5 ml तक आपको इस स्टिमरिच का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 ml मतलब क्या, अगर आपका क्रॉप की हाइट छोटी है तो आप 2 ml इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी क्रॉप की हाइट ज्यादा है तो आप 5 ml यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉप की कंडीशन बहुत खराब है उस टाइम आप 5 ml यूज कर सकते हो। क्रॉप की कंडीशन नॉर्मल तो आप 2 ml यूज करते हो। डिपेंड अपॉन द कंडीशन, 2 to 5 ml ऑफ लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे हमारा स्टिमरिच का डोसेज है। उसका एमआरपी क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सॉइल हेल्थ एनवांसमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि एक फंक्शन लाइक अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फैक्ट्री।
जितने भी प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल हार्मोन्स है, एक फैक्ट्री है प्लांट को ग्रोथ को प्रमोट करने वाला। इसमें भी हमने तरह तरह के बायो प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इंक्रीज यील्ड बाय 20%। आपका यील्ड यहाँ पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद 20%, 25% तक का यील्ड यहाँ पे बढ़ने वाला है। सॉइल एप्लीकेशन करना है, ये प्रोडक्ट आपको ड्रेंचिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या ऊपर से स्प्रे देने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट आप हर तरह के क्रॉप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, शेड प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है हेल्थ इन प्लांट ग्रोथ ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। जैसे कि स्टिमरिज में मैंने बताया वेरियस स्टेजेस होते हैं, सेम उसी तरह शेड जो कुछ प्रोडक्ट है आप ऑल टाइप्स ऑफ स्टेजेस में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव सॉइल प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है? सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। जो कि सॉइल के जितने भी कंसर्न है, उस सभी कंसर्न के ऊपर जो कुछ हमारा सिंगल सॉल्यूशन है कि हमारा शेप प्रोडक्ट। उसके बाद होता है उसका प्लांट बिल्ड्स ओन नेचुरल डिफेंस सिस्टम। प्लांट का डिफेंस सिस्टम रहता है तरह तरह के डिसीज के अगेंस्ट, तरह तरह के वायरस के अगेंस्ट, तरह तरह के पेस्ट के अगेंस्ट। तो पूरा डिफेंस सिस्टम को इनबिल्ट या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट है हमारा शेप। हेल्प्स टू रूट एंड एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपके प्लांट के जो रूट्स है उनका न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन करने का रेट यहाँ पे बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कैटायन आनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जितना ज्यादा उसका एब्सॉर्प्शन रेट रहेगा उतना ज्यादा ऊपर उसको न्यूट्रिएंट मिलता जाएगा। तो प्लांट का न्यूट्रिएशन एब्सॉर्प्शन का रेट इस टिमरिच के माध्यम से हम यहाँ पे अच्छा तरह से होता है। उसका डोसेज क्या होता है, ये प्रोडक्ट आप फॉलियर भी मतलब स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रेंचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे के लिए उसका डोसेज है 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इरिगेशन अगर आपको सॉइल के माध्यम से देना है तो 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ लैंड के लिए आप 1 लीटर शेड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन अगर ड्रेंचिंग के माध्यम से करना है तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर थ्रू ड्रिप, ड्रेंच और फ्लड वाटर के माध्यम से यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस टाइप का प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है हमारा बायो 99 कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि एक स्प्रे एडजुवेंट है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, एक सिलिकॉन बेस्ड हमारा एक बायो 99 कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें हम सिलिकॉन एक वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, वीडिसाइड। आप जितने भी एग्रोकेमिकल्स यूज करते हो उसका इफेक्टिविटी बढ़ाने का काम। मतलब क्या, अगर आपने मार्केट से एक प्रोडक्ट लाया, उसका इफेक्टिविटी मतलब उसको पुश करने का, उसकी इफेक्टिविटी को और ज्यादा निखारने का काम ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। ये बायो 99 क्या करता है, 95% ऑफ मिक्सिंग एबिलिटी। आपके जितने भी आप प्रोडक्ट लाते हो वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्या, अगर आप उसमें पानी में डालते हो, पानी में डायरेक्टली मिक्स नहीं होते। अगर आप नॉर्मली देखोगे आपने कैन में डाला तो पानी के ऊपर वो तरंगते हैं, मतलब क्या, फ्लोट करते हैं। उसको मिक्स करने का काम 95% तक मिक्सिंग एबिलिटी इस बायो 99 के माध्यम से यहाँ पे मिलता है। आपके जो कुछ स्प्रेइंग कॉस्ट रहता है उसका 15% की बचत यहाँ पे ये बायो 99 करता है। फॉलियो स्प्रे ऑल टाइप ऑफ क्रॉप या ऑल टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वर्स ऑन पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके उसको इनडायरेक्टली उसकी बेनिफिट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। टू मिक्स पेस्टिसाइड इवनली विद वाटर, आपको पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाने का काम यहाँ पे ये बायो 99 करता है। प्रमोट एंड इम्प्रूव स्प्रे कवरेज, आपके जो स्प्रे रहता है उसको इवनली स्प्रे करने का काम यहाँ पे करना है। इवनली स्प्रे मतलब क्या, एक सपोज एक पत्ता है, पत्ता का ड्रॉप अगर यहाँ पे गिरा, ये ड्रॉप पूरी तरह उस पत्ते को कैसा कवर किया जाए, वो पत्ते का कवरेज ये बायो 99 करता है। आपके सीनियर ने या आपके कुछ जो कुछ लीडर्स होंगे उन्होंने आपको हमारे बायो 99 का एक डेमो वीडियो भी आपको दिखाया होगा। उसमें क्या होता है, अगर आप एक ड्रॉप डालते हो वो एक ड्रॉप पूरे लीफ के एरिया को कवर करता है। उससे क्या होता है, जितने भी आपके डिसीजेज होते हैं या कुछ छुपे हुए
कभी कभी नीचे भी छुपे हुए होते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से कवर करने का काम ये बायो 99 करता है। इससे क्या होता है, जितने भी आप प्रोडक्ट लाते हो उसका 101% यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। रिड्यूस द डोसेज ऑफ पेस्टिसाइड, जैसे मैंने कहा आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो, अगर एक ड्रॉप में मेरा काम हो रहा है तो मुझे ज्यादा ड्रॉप भी इस्तेमाल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका रिड्यूस कॉस्ट भी यहाँ पे होने वाला है, रिड्यूस द एग्रीकल्चर कॉस्ट। डोसेज कितना है, तो इसका डोसेज है 5 ml इंटू 50 लीटर ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन। अगर इसका प्राइस देखा जाए, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है 5 ml इंटू 15 लीटर ऑफ वाटर। अगर आपका कैन है तो उसमें सिर्फ 5 ml का ही इस्तेमाल आपको इस बायो 99 का करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट का एक पॉज लेते हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं क्रॉप में तरह तरह के डिसीजेस आते हैं, पेस्ट आता है, तो वो डिसीजेस क्यों आते हैं? अगर डिसीज को क्रॉप में होना है तो उसका एक साइकिल रहता है। मतलब क्या, अगर सिर्फ और सिर्फ फंगस की वजह से डिसीज नहीं आता, उसके लिए क्रॉप का स्टेज भी इंपॉर्टेंट रहता है, वातावरण का कंडीशन मतलब एनवायरनमेंट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखोगे डिसीज क्यों होता है, तो डिसीज ट्रायंगल जिसमें पैथोजन भी इस्तेमाल होता है, होस्ट भी रहता है और एनवायरनमेंट भी होता है। पैथोजन मतलब क्या, पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से डिसीज यहाँ पे होता है। उसमें कौन आता है, फंगस आता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पैथोजन में फंगस आता है, बैक्टीरिया आता है और वायरस आता है। इस पैथोजन की वजह से डिसीज कॉज होता है। लेकिन सिर्फ पैथोजन होने से काम चलेगा क्या, नहीं, लेकिन उसमें द प्लांट का कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर प्लांट का जो बोलते हैं ना इम्यूनिटी ही वीक है, तो उसमें उसका रोल भी, उससे उसके ऊपर डिसीज का अटैक भी ज्यादा होने वाला है। उसमें एनवायरनमेंट भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे कि जब हमारे पास क्लाउडी वेदर रहता है, क्लाउडी वेदर में ही हमारे पास मैक्सिमम डिसीजेस, मतलब क्या, आप बोलते हो ना ज्यादा बादल ज्यादा होते, बारिश नहीं गिरती लेकिन बादल ज्यादा होते, उसी समय ही हमारे पास फंगस का अटैक ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है उस पैथोजन को ग्रो करने के लिए। उसी तरह हमारे पास अगर आप देखा जाए, प्लांट का कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली आप जब मार्केट में जाते हो सिर्फ एक उसको ट्रीट, फंगस को ट्रीट करने वाला प्रोडक्ट देके काम नहीं चलता, फंगस को ट्रीट करने वाला प्रोडक्ट देना ही है, लेकिन उसका रिकवरी कैसा किया जाए, मतलब प्लांट की कंडीशन भी आपको यहाँ पे सुधारनी है। तो उस प्लांट की कंडीशन आपको कैसे सुधारनी है, तो हमारा स्टेम रिच शेप देके भी आप उस प्लांट की कंडीशन यहाँ पे सुधार सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये पैथोजन रहते हैं, वो डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उस पैथोजन के टाइप के हिसाब से हमारे पास डिसीज का टाइप रहता है। मतलब क्या, अगर मेरे पास फंगल पैथोजन है तो मेरा डिसीज कौन सा रहेगा, यहाँ पे फंगल डिसीजेस रहेगा। अगर मेरा पैथोजन है तो बैक्टीरियल डिसीजेस रहेगा। अगर मेरा पैथोजन फाइटोप्लाज्मा है तो फाइटोप्लाज्मल डिसीज यहाँ पे रहने वाला है। उसका सिम्टम्स भी अलग अलग होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग रहता है। ये चीजें जो है वो आपको फील्ड पे जाके ज्यादा सीखने को मिलेगी। आप अगर क्लासरूम ट्रेनिंग में बैठोगे और आप बोलोगे सर हमें फंगल डिसीज आइडेंटिफिकेशन सिखाओ, बैक्टीरियल डिसीज आइडेंटिफिकेशन सिखाओ, वो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फील्ड पे जाके ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये सब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फंगल डिसीज है या ये वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है। अगर ये फंगल डिसीज है, इस फंगल डिसीज के लिए मुझे क्या क्या देना है, तो ये प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, वो फील्ड में जाके ही आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर वायरल डिसीज रहा तो उसका सिम्टम क्या होता है, निमेटोड रहा तो उसका सिम्टम क्या रहता है। अब फिर भी हम कॉमन सिम्टम देखेंगे। मतलब क्या, अगर मेरे पास फंगल डिसीज आता है, फंगल डिसीज का कॉमन सिम्टम क्या रहता है, एक एंथ्रेक्नोज टाइप लिप स्पॉट उसके आते हैं। मतलब क्या, पत्ते के ऊपर तरह तरह के यहाँ पे स्पॉट यहाँ पे मिलने को मिलते हैं आपको। समटाइम्स एक पाउडर फॉर्म ऑफ फंगस का ग्रोथ वहां पे आपको दिखता है। मतलब क्या, पत्ते के नीचे एक पाउडर का लेयर आपको तैयार हुआ दिखता है, पत्ते के ऊपर आपको पाउडर का फॉर्म तैयार हुआ दिखता है। मतलब क्या, उस क्रॉप के ऊपर फंगल डिसीज आया।
बैक्टीरियल डिसीज मतलब क्या, एक पानी की तरह एक लेशन फॉर्म होता है, मतलब क्या पानी वाटर सॉफ्ट स्पॉट वहां पे मिलते हैं आपको। कभी कभी उसमें से ooze बाहर आता है, मतलब क्या अगर आप स्टेम कट किया तो स्टेम के माध्यम से वहां पे एक जो हम बोलते हैं ना पू बाहर आता है, एक ooze टाइप ऑफ एक लिक्विड बाहर आता है। तो उस केस में क्या होता है, वो बैक्टीरियल डिसीज होता है। तो वायरल डिसीज मतलब क्या, जब प्लांट का हाइट कम रहता है, उसमें येलो ऑफ लीव ज्यादा होता है और लीफ के पत्ते ज्यादा शेप बिगड़ लीफ के पत्तों का शेप बिगड़ता होता है, मतलब क्या स्ट्रेट लिप नहीं रहता, वो चूड़ा मुड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो वायरल डिसीज वहां पे रहता है। तो उस केस में उसको सॉल्यूशन क्या देना है, तो हमारे पास है सबसे पहला रैपअप, जो कि आपको बैक्टीरियल और फंगल, ये लाइन आप लिख लो, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज जो रहते हैं उसके लिए आपको हमारा रैपअप प्रोडक्ट देना है। तो ये रैपअप प्रोडक्ट क्या है, रैपअप इज ए यूनिक नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट हमने आपको दिया गया है, जो कि हाईली इफेक्टिव इको फ्रेंडली कंपोजिशन शो प्रॉमिसिंग एक्टिविटी अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ कॉमन प्लांट पैथोजेनिक। जितने भी मतलब फंगस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं, उसके अगेंस्ट काम करने वाला नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट हमने आपको दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, तो ये प्रोडक्ट जितने भी पैथोजन रहते हैं, मतलब क्या फंगस और बैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार करते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल यूज करते समय आप मोबाइल को क्या करते हो, उसके स्क्रीन के लिए स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उसके बैक के प्रोटेक्शन के लिए आप एक केस लगाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट नहीं आते, उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं आती, एक स्ट्रक्चरल बैरियर आप मोबाइल के लिए तैयार करते हो। उसी तरह रैपअप का जब आप इस्तेमाल करते हो, उस पत्ते के ऊपर या उस फल के ऊपर या फ्रूट के ऊपर एक स्ट्रक्चरल बैरियर कोटिंग तैयार करते हुए, जो कुछ पैथोजन है उसका एंट्री उस स्ट्रक्चर के अंदर होने नहीं देता। इसकी वजह से उसका फर्दर स्प्रेड भी यहाँ पे नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार करके जितने भी पैथोजन्स है उसके अगेंस्ट इफेक्टिवली काम करने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा रैपअप। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है, तो इट प्रिवेंट प्लांट डिसीज, मतलब क्या फंगल और बैक्टीरियल डिसीज को प्रिवेंट करने वाला ये प्रोडक्ट है। रिड्यूस एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ड्रॉट। ये प्रोडक्ट इसका और एक खासियत क्या है, कभी कभी हमारे फार्म में एक ड्राई स्पेल रहता है, उस ड्राई स्पेल में क्रॉप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम उस ड्रॉट स्पेल में एक विस्टैंड होने का काम यहाँ पे करता है। टू डेवलपमेंट एंड हेल्प्स इन रूट सिस्टम डेवलपमेंट एंड फोटोसिंथेसिस। आप बोलोगे कि उसके ऊपर अगर स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार होता है तो फोटोसिंथेसिस कम होता है क्या, नहीं, उस उल्टा वो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा से ज्यादा इनहांस करता है, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा से ज्यादा प्लांट का डेवलपमेंट करने का काम ये रैपअप प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। इनहांसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस, एक क्वांटिटी और क्वालिटी भी यहाँ पे मेंटेन की जाता है। इसका डोसेज कितना रहता है, अगर आप इसका स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर करना है। अगर आप ड्रेंचिंग मतलब क्या सॉइल के माध्यम से देते हो तो आपको 1 लीटर इन 200 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ में आप 1 लीटर ऑफ रैपअप का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल और फंगल डिसीज के लिए। उसके बाद आता है हमारा वायरल डिसीज, जो कि वायरस के माध्यम से होता है। ये क्या होता है, देखो इसका यूनिक फीचर क्या है, अगर आप देखोगे इट इज मेड यूजिंग नैनो इमल्शन, इसमें भी हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम इन एग्रीकल्चर। मतलब क्या, आपको एग्रीकल्चर में वायरस को कंट्रोल करने वाला या वायरस के ऊपर अगर कुछ सॉल्यूशन है तो ये एंटीवायरल फर्स्ट टाइम इंडिया, नॉट ओनली हम बोलते हैं ना मार्केट में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम वायरस को कंट्रोल करते हैं, नहीं, हमारा बायोफिट एंटीवायरल ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम वायरस रेंज होता है। मतलब क्या, वायरस एक सिंगल वायरस नहीं होता, जैसे आपने कोविड में देखा, कोविड में कोरोना के तरह तरह के वायरस के टाइप्स होते हैं, उसी तरह प्लांट में भी वायरस के तरह तरह के टाइप होते हैं। तो तरह तरह के टाइप वाले वायरस को एक ही सिंगल सॉल्यूशन है हमारा बायोफिट का एंटीवायरस, जो कि वायरस को कंट्रोल करता है,
लेकिन वायरस को स्प्रेड करने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, एफिड, जैसिड, उसको भी कंट्रोल करने का काम इस एंटीवायरस वाला प्रोडक्ट हमारा करता है। उसमें आप बेनिफिट क्या है इस प्रोडक्ट के देखोगे कि प्रोडक्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग बॉट जितने भी वायरल डिसीज है, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे देखे दिए हुए टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि लगभग सभी क्रॉप के ऊपर ये टीएमवी वायरस आता है। टोमेटो येलो लीफ कल वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, एक कॉमन ऑकरिंग वायरल डिसीजेस है जो कि ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप के ऊपर आते हैं। तो उन सभी को कंट्रोल करने का काम इस बायोफिट एंटीवायरल के माध्यम से किया जाता है। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टू फाइट अगेंस्ट द वायरस, वायरस आने के पहले ही उसको रिपेल करने का काम, या मतलब क्या, इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी ये प्रोडक्ट हमारे पास करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इसेंशियल plant oil and soporolipid extract from nano emulsion pathogenic cells which have natural antiviral properties। मतलब का, हमने इस प्रोडक्ट में नेचुरली ऑकरिंग ऑयल्स, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग ऑयल्स है उसका ही इस्तेमाल किया है। सेकंड पॉइंट है बायोसर्फेक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट वायरस रहते हैं प्लांट के, वो वायरस के अपर स्टेज में नहीं रहते या लोअर स्टेज में नहीं रहते, वो प्लांट के, अगर आप पत्ते का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो पत्ते के बीच वाले लेयर में रहते। तो अगर आप ऊपर से स्प्रे करोगे तो ऊपर का स्प्रे नीचे तक जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने बायोसर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे वायरस प्रेजेंट रहता है मिडल वाले लेयर में जाके वायरस के ऊपर अटैक करके उसका कैप्सुलेट करने का काम यहाँ पे एक एंटीवायरल करता है। इसके अच्छा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट भी हमारे पास अच्छे आ रहे हैं। बायोफिट एंटीवायरस का अगर डोसेज अगर देखा जाए तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर आपको इस्तेमाल करना है विद इन 7 to 10 डेज ऑफ इंटरवल। एक 7-8 दिन के बाद अगेन दूसरा स्प्रे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको प्रिवेंटिव इस्तेमाल करना है तो 2 ml यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट आप क्यूरेटिव में भी यूज कर सकते हो। मतलब क्यूरेटिव मतलब क्या, वायरस आने के बाद भी उसको क्योर करने के लिए भी इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आप डोसेज भी इसके 2 ml से लेके 4 ml तक डोसेज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज हमारा। सपोज आप देखते हो आपके जो कुछ फल रहते हैं या फूल रहते हैं उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या हेल्थ हजार्ड होते हैं, उसके हेल्थ के कॉज क्या होते हैं, या हेल्थ के क्या बोलते हैं हम उसको, दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, वो आप सबको मालूम है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखा जाए तो ये केमिकल इंडस्ट्री में बहुत हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली पेस्टिसाइड रेंज में जो कुछ हमारे क्रॉप में इंसेक्ट आते हैं, जो कुछ हमारे पेस्ट आते हैं, उसको कंट्रोल करने के जो कुछ प्रोडक्ट रहते हैं उसमें मैक्सिमम हार्मफुल केमिकल का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अगर आप देखोगे तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद तरह तरह के हेल्थ हजार्ड रहते हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स की डेथ भी इन केमिकल के माध्यम से होती है। डेथ मतलब क्या, स्प्रे करने के बाद, स्प्रे के टाइम ही फार्मर के मुंह में अगर चला गया, नाक में अगर चला गया, उसके बाद ही फार्मर का डेथ होता है। इतने पॉइजनस टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे लास्ट ईयर पहले 1000 फार्मर की मौत हुई इस टाइप के पेस्टिसाइड की इस्तेमाल करने की वजह से। उन्होंने खाए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ खाली स्प्रे किए, स्प्रे करते टाइम उसके बॉडी में चले गए, बॉडी में चले जाने के बाद ही उनका डेथ यहाँ पे हो जाता है। तो इतने हार्मफुल केमिकल्स पेस्टिसाइड रेंज में यूज होता है। उसके लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा बायो पेस्टिसाइड का, जो कुछ आपके इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है उसमें बायो लार्विसाइड। ये लार्विसाइड क्या मतलब, ये लार्वासाइड, लार्विसाइड मतलब क्या है, नेम ये आपको बता देता है। जो कुछ लार्वा आता है क्रॉप के ऊपर, लार्वा मतलब क्या, मराठी में उसको अड़ी बोलते हैं, हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन लार्वा आप फोटो देख के आप पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो आपको फोटो में पता चला है। लाइफ में राइस क्रॉप में मतलब चावल में तरह तरह की लार्वा आता है, कॉटन में तरह तरह की लार्वा आती है, मेज में तरह तरह की लार्वा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इस टाइप के इंसेक्ट को क्योर करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा बायोफिट का
लार्विसाइड। इसमें आप अगर देखते हो इसमें भी आप देखते हो कि एक नेचुरल हर्बल इसेंशियल ऑयल्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जो कुछ कंटेंट हमने इसमें यूज किया है, किसी भी प्रकार का केमिकल का इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें मेडिसिनल प्लांट स्पेसिस जो कि स्पाइस क्रॉप रहते हैं, मसाला वाले जो कुछ प्लांट रहते हैं या मेडिसिनल प्लांट रहते हैं, उसके ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये रेकमेंड किया है कंट्रोल फॉल आर्मीवॉर्म एंड अदर प्लांट इन्फेस्टिंग लार्वा। यहाँ पे फॉल आर्मीवॉर्म मतलब क्या? ये फॉल आर्मीवॉर्म जो रहता है वो ऑल टाइप क्रॉप में पाई जाने वाली लार्वा रहती है, उसको इफेक्टिवली करने का काम यहाँ पे करता है। ये रिकमेंड किया है फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट दैट फीड ऑन द क्रॉप। ऑल टाइप्स ऑफ लार्वा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्यूमिगेट एक्शन में काम करता है। फ्यूमिगेट एक्शन मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूँ, इंसेक्ट को अगर मारना है उसके लिए तरह कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रहता है। मतलब क्या? एक प्रोडक्ट रहता है जो कुछ इंसेक्ट ने खाने के बाद इंसेक्ट मर जाता है। एक प्रोडक्ट जो रहता है इंसेक्ट ने खाने के बाद उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। एक प्रोडक्ट रहता है जो कि इंसेक्ट के ओवी पोजिशन नहीं रहता है। और एक प्रोडक्ट रहता है जो इंसेक्ट ने स्मेल किया तो उसका डेथ यहाँ पे इंसेक्ट का हो जाता है। मतलब स्मेल मतलब क्या? इसका एडवांटेज क्या होता है? अगर इंसेक्ट आपके क्रॉप के पत्ते के नीचे भी छुपा होगा तो ऊपर आपने स्प्रे किया तो पूरे एनवायरनमेंट में उसका फ्यूमिगेशन फैल जाएगा और फ्यूम्स आने की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो इस फ्यूमिगेंट मेथड का हमने इसमें इस्तेमाल किया गया है। इट कैन बी इजीली इमल्सिफाइड विथ वाटर, पानी में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। बायोफिट लार्विसाइड आल्सो रिड्यूस सकिंग पेस्ट, इस सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करने वाला है। इसका किसी भी प्रकार का रेसिड्यू आपको फल के ऊपर या आपके फ्रूट के ऊपर या आपको वेजिटेबल के ऊपर नहीं मिलता। उसके बाद हमारा और क्या बेनिफिट है? एक्शन अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पेस्ट, तरह तरह के पेस्ट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और स्ट्रॉन्ग अरोमा, जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रॉन्ग अरोमा मतलब क्या? एक उग्र स्मेल यहाँ पे इसका आता है। तो उग्र स्मेल आने की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट का डेथ होता है। और क्या काम करता है? ओविपोजिशन इनहिबिटेंट, एंटीफिडल एंड ग्रोथ रिटार्डिंग एक्टिविटी। ओविपोजिशन इनहिबिटेंट मतलब क्या? इंसेक्ट का मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा से ज्यादा अंडे जो इंसेक्ट छोड़ते हैं उसकी वजह से इंसेक्ट का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्रॉप का डैमेज ज्यादा होता है। तो अंडे छोड़ने की प्रक्रिया जो इंसेक्ट की रहती है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। इंसेक्ट जो स्प्रे किया है उसके ऊपर फीड करते तो उसको फीडिंग नहीं इंसेक्ट को करने नहीं देते। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको ये प्रोवाइड करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सकीस में नो रेसिडुअल इफेक्ट एंड आइडियल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आपको इंसेक्ट कंट्रोल करना है तो आपको बायोलार्विसाइड एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसका डोसेज अगर देखा जाए तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप डोसेज आप 4 ml तक भी बढ़ा सकते हो। लेकिन कब? जब आपके क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज्यादा होगा तो आपका डोसेज भी आप 4 ml तक इस प्रोडक्ट का बढ़ा सकते हो। इस थर्ड प्रोडक्ट आता है इसमें इंटेक्ट, जो कि हमारा जितने भी सकिंग पेस्ट रहते हैं। सकिंग पेस्ट मतलब क्या? अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया लार्विसाइड मतलब क्या? लार्वा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इंटेक्ट किसके लिए? तो सकिंग पेस्ट जो कि रस शोषक कीड़े प्लांट में रहते हैं। उसमें क्या आता है? एफिड्स आता है, लीफ ऑफर्स आता है, थ्रिप्स आता है, व्हाइट फ्लाई आता है, माइट्स आता है, जो कि प्लांट में पत्ते का फ्रूट का रस निकाल के उसके ऊपर उनका जीवन चलता है। तो इस टाइप को इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा इंटेक्ट, जो कि ऑर्गेनिक इन ओरिजिन है। उसका बेनिफिट क्या है? इसमें भी हमने हर्बल एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके जितने भी सकिंग पेस्ट है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? रिपेलेंट एंड इंसेक्ट ग्रोथ रिटार्डेशन एक्शन। इसका एक्शन ही ऐसा है, मतलब इसमें जो कुछ हमने कंटेंट यूज किए हैं उस कंटेंट की वजह से इंसेक्ट उस क्रॉप के ऊपर आता ही नहीं, वो दूसरे क्रॉप के ऊपर चला जाता है। प्रिवेंट फर्दर क्रॉप डैमेजेस, जो कुछ इंसेक्ट के फर्दर क्रॉप डैमेज होते हैं मतलब क्या? कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कुछ पत्ते को खाते हैं तो ये पत्ते को खा भी नहीं पाते,
कुछ इंसेक्ट इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल इफेक्टिव। कुछ इंसेक्ट इसके खाने के बाद डैमेज, उनका लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको पैरालाइज करने का काम ये प्रोडक्ट हमारा करता है। प्रिवेंट फीडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ सकिंग पेस्ट, जैसे मैंने लार्विसाइड में बताया, उसका मल्टीप्लिकेशन होने का काम भी ये डिस्ट्रॉय करने का करता है। तो सेम आपको बस एक ध्यान में रखना है, लार्विसाइड किसके लिए, लार्वल इंसेक्ट के लिए, और इंटेक के लिए, जितने भी रस शोषक कीड़े हैं उसके लिए आपको इंटेक का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके डोसेज कितना है, तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम सॉइल के रेंज की तरफ। जितने भी हमारे सॉइल के रेंज है, आप देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए, तो सॉइल को रिकवर करने के लिए ही हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल करना चाहिए। उसका क्यों करना चाहिए, मतलब आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स में हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हो, तो केमिकल फार्मिंग का अगर हमने किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो सॉइल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देखोगे कि सॉइल का कलर भी अब भी व्हाइटिश हो रहा है, जो कि सॉइल में आप जो फर्टिलाइजर डालते हो उसमें फिलर मटेरियल ज्यादा होता है। फिलर मटेरियल में फॉर एग्जांपल आप यूरिया ले लो, यूरिया अगर 100 केजी ले लोगे, उसमें 46%, मतलब क्या 100 केजी में सिर्फ 46% 46 केजी नाइट्रोजन रहता है, बाकी 50% क्या रहता है, तो फिलर मटेरियल रहता है। तो वो जो फिलर मटेरियल है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉइल का कंडीशन जो कि वर्स्ट होते जा रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट सॉइल के ऊपर होते जा रहा है। एक आप कंपेयर करो, आपके दादाजी या पिताजी जब फार्मिंग करते थे, जो आप वो उस फार्मिंग में प्लो इस्तेमाल करते, मतलब नांगर इस्तेमाल करते थे, और नांगर कितना डिप जाता था, हैरो कितना डिप जाता था, और आज जब केमिकल फार्मिंग करने के बाद आपका नांगर, आपका हैरो कितना डिप जाता है, नीचे वाला जमीन ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है। हमारा रूट जो क्रॉप का है वो ज्यादा से ज्यादा डीप रूट सॉइल में नहीं जा पाता, इसकी वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। ये सारे एडवर्स इफेक्ट है जो कि सॉइल को भुगतने पड़ रहे हैं, और ये हमारा मेजर टास्क है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम ज्यादा से ज्यादा सॉइल को रिकवर करें। अगर आज हमने सॉइल को रिकवर नहीं किया, तो बाद में आने वाली पीढ़ियां हमारे इस सॉइल में फार्मिंग नहीं कर सकती। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है हमारा, तो बायोफिट कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं सॉइल में मेन कंपोनेंट क्या रहता है, तो मेन कंपोनेंट रहता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब लेस क्वांटिटी में लगते हैं। लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना, इस क्रॉप को चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या, अगर ये एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं दोगे, तो इसके अब्सेस में आप क्रॉप, आपका जो क्रॉप है एक डिफिशियंस सिम्टम आपको दिखा देगा। मतलब क्या, अगर आप एनपीके में सपोज यन नहीं है, तो यन नहीं रहेगा, तो आपका क्रॉप जिंदा रहेगा, लेकिन जो कुछ उसका जो कुछ सिम्टम्स है, डिफिशियंसी सिम्टम, मतलब क्या, क्रॉप की हाइट आपकी छोटी रहनी रहेगी, आपके क्रॉप में येलोइश कलर आने वाला है, इसकी वजह से आपका डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी आपके क्रॉप का कम होता है। तो इसके अब्सेस में आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखे जाते हैं, उसका भुगतना पूरे क्रॉप को पड़ता है। तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना पड़ता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो भी क्रॉप चल जाएगा, आपको फसल आएगी, लेकिन एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर नहीं रहेगा, तो आप अच्छी तरह से आपकी फसल उगा नहीं पाओगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर आपके क्रॉप में नाइट्रोजन की अगर कमतरता है, तो इस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। इस तरह के मतलब क्या, इस क्रॉप में देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कर्सर, कि यहाँ पे देखो इसके एजेस में ज्यादा से ज्यादा येलोइश कलर आ रहा है। इसकी वजह से सिर्फ येलोइश कलर आने आया मतलब नाइट्रोजन डिफिशियंसी का नहीं, क्रॉप की हाइट भी यहाँ पे छोटी रहती। क्रॉप की हाइट छोटी रही मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन भी वो कर नहीं पाएगा। उसके बाद आता है हमारा पोटैश, फास्फोरस, फास्फोरस नहीं रहेगा तो इस टाइप का डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेगा। अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो आपका रूट डेवलपमेंट भी क्रॉप के ऊपर कम रहेगा। मतलब क्या, फास्फोरस क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा
सॉइल के नीचे जो रूट का काम होता है उसको इम्प्रूव करने का काम फास्फोरस यहाँ पे करता है। व्हाइट रूट डेवलपमेंट का काम यहाँ पे फास्फोरस करता है। क्रॉप को स्ट्रेंथ देने का काम, क्रॉप को विथस्टैंड करने का काम, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे फास्फोरस करता है। यहाँ पे पोटैश अगर नहीं रहा तो पोटैश का डिफिशियंसी सिम्टम क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखोगे आपको एक वायलेट कलर के स्पॉट 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 आपको यहाँ पे पत्ते के ऊपर देख सकते हो। पोटैश नहीं रहेगा तो आपके फ्रूट में स्वीटनेस नहीं आएगा, आपके फ्रूट में शेप नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा, आपकी डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो क्रॉप की है वो कम हो जाएगी। ये सारी डिफिशियंसी को कवर करने का काम हमें करना है बायोफिट प्रोडक्ट के माध्यम से। ये सारे प्रोडक्ट्स सिम्टम्स है। अगर कभी-कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों, अगर पत्ते का कलर सपोज ऐसा है तो कभी-कभी फार्मर को क्या लगता है कि एक डिसीज है। नहीं, ये डिसीज नहीं होता। कभी-कभी ये एक फास्फोरस की डेफिशिएंसी रहती है। मतलब क्या, फास्फोरस की कमतरता यहाँ पे आती है। अगर ऐसे कुछ स्पॉट आए तो फार्मर को लगता है मेरे यहाँ डिसीज आ गया, वो डिसीज नहीं होता। उस फार्मिंग में, उस प्लॉट में पोटैश की कमतरता है, इसकी वजह से ये सिम्टम उस क्रॉप को दिखा रहा है। ये जो कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारे पास नाइट्रोजन के लिए, जो कि हमारा बायोफिट का यन, ये जो बोलते हैं ना बायोफिट यन पीके, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारे है। आप जितने भी फार्मर को आपने अगर कन्विंस किया होगा तो आप बायोफिट यन पीके के माध्यम से ही किया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो कुछ स्पेसिस अज़ाटोबैक्टर की यूज की गई हुई है, वो 1 × 10⁻12 पर ml उसका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट रहता है। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको CFU कहते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल भाषा में अगर समझाना होगा, अगर आप 1 ml ड्रॉप लोगे तो 1 ml ड्रॉप में हमारे एक के ऊपर आप 12 जीरो लगा लो, उतना जो नंबर आता है, उतने नंबर ऑफ अज़ाटोबैक्टर की स्पेसीज 1 ml ड्रॉप में प्रेजेंट रहती है। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हमने आपको बायोफिट यन में दिया हुआ है। आप मार्केट में अगर देखोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा 10⁸, 10⁶, 10⁶ इतने ही रेंज में वाले अज़ाटोबैक्टर की स्पेसीज आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इस बायोफिट यन में रहते हैं। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है? ये जो अज़ाटोबैक्टर है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या? ये जो बैक्टीरियाज है, अज़ाटोबैक्टर है, एक वन ऑफ द बैक्टीरियल स्पेसीज है जो कुछ एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करने का काम यहाँ पे करते रहे। आप अगर नाइट्रोजन का देखा जाए धरती में, अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालो तो 71% ऑफ नाइट्रोजन धरती में रहता है, 16% ऑक्सीजन रहता है, 10% हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कुछ गैसेस, अदर गैसेस रहते हैं। तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कौन सा रहता है, तो वो नाइट्रोजन एलिमेंट धरती के ऊपर ज्यादा रहता है। लेकिन वो क्रॉप के अवेलेबल फॉर्म में रहता है क्या? नहीं, वो क्रॉप के अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता। इसका सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहूँ, हम गेहूं खाते हैं, इंसान गेहूं खाता है, हम गेहूं डायरेक्टली खाते हैं क्या? नहीं, हम गेहूं को पीस के लाते हैं, चक्की में आटा बनाते हैं, आटे की रोटियां तैयार करते हैं, रोटी को तवे पे रोस्ट करने के बाद हम रोटी खाते हैं। मतलब क्या, गेहूं का इडिबल फॉर्म कौन सा है? रोटी। उसी तरह नाइट्रोजन का भी इडिबल फॉर्म रहता है, वो जो कि 71% नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन जो इडिबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा बायोफिट यन जो कुछ 71% नाइट्रोजन धरती में अवेलेबल है, उसको इडिबल फॉर्म में अवेलेबल करने का काम इस बायोफिट यन के माध्यम से करता है। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक्स अवेलेबल टू द क्रॉप। समझ गए? इंक्रीज द नंबर एंड लेंथ ऑफ द शूट एंड शूट। जितने भी ब्रांचेस होती है, शूट की लेंथ होती है, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पे करती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो कुछ रहते हैं उसको कम से कम यूज करने का काम इस बायोफिट यन के माध्यम से किया जाता है। इट इज हार्मलेस, इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव एग्रो इनपुट। इसका कॉस्ट भी कम है, ये हार्मलेस भी नहीं होता और इको फ्रेंडली आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल
and makes available to the crop and secretes certain growth promoting substance. ये जो azotobacter है ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, उसके माध्यम से तरह तरह के एक क्रॉप ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी सॉइल में सीक्रेट करने का काम यहाँ पे करता है. इट हेल्प्स टू proliferation and survival of beneficial अदर जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहता है उसको ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे करता बायोफिट यन करता है. इट प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म and start in function and proliferation immediately of the immediate in the soil. immediately action करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है. इट आल्सो हेल्प टू इंपॉर्टेंट लिक्विड रैपिड जर्मिनेशन ग्रोथ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है. तो मल्टीपल बेनिफिट बायोफिट यन आपको प्रोवाइड करता है. तो ध्यान में रखना, इसमें आप उसको टेक्निकल एक सबसे ज्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वाला प्रोडक्ट है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है. इसका यूजेज कितना करना चाहिए, तो 1 लीटर ऑफ बायोफिट यन 200 लीटर वाटर में पर एकड़ लग 1 एकड़ लैंड में आपको 1 लीटर बायोफिट यन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है. दूसरा हमारा प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में आता है बायोफिट पी, जो कि लिक्विड बायोफर्टिलाइजर कैटेगरी में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रहता है, जिसका भी आप अगर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो 1 × 10⁸ पर ml, 1 ml में आपको 1 के आगे 10 शून्य लगा के इतने नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिस ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यहाँ पे मिलने वाला है. सेम जैसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उसी तरह हमारा बायोफिट पी जो कि रॉ फॉस्फोरस ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट रहता है, उसको फिक्स करने का काम यहाँ पे करता है. इट रिड्यूस 25 to 40% ऑफ फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर कॉस्ट एंड पीएसबी इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेलेबल P2O, जो कि अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस टू द क्रॉप है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है. आपका 25 से 40% फॉर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसएसपी लाते हो, डीएपी लाते हो, उसका 25 to 40% कॉस्ट या आपको बचाता है. ये फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर रहते हैं उसका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, तो एक कम से कम आपका 25 से 40% फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का खर्चा बचाने का काम यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा करने वाला है. सेम अदर जो बायोफिट यन के जो बेनिफिट है, सेम बेनिफिट ये आपको देने वाला है. मतलब क्या, नॉट ओनली सीक्रेट सम सर्टेन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, जो कि सॉइल में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करने वाले प्रोडक्ट का भी सिक्रीशन यहाँ पे करने वाला है. अदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे बायोफिट पी के माध्यम से किया जाता है. उसका यूजेस अगर देखा जाए तो 1 लीटर बायोफिट पी 200 लीटर वाटर में आपको इस्तेमाल करना है. और लास्ट वाला प्रोडक्ट हमारा बायोफिट के सेम पोटेश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 1 ml में आपको 1 × 10⁸ पर ml आपको यहाँ पे मिलने वाला है. पोटेश ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपके यील्ड का 15 से 20% उत्पाद बढ़ाने का काम यहाँ पे बायोफिट के करने वाला है. इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द क्रॉप इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो कुछ आपके क्रॉप में हॉट एंड ड्राई कंडीशन रहते हैं, मतलब एनवायरमेंट चेंजेस रहते हैं, उसको रेजिस्ट करने का काम, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम बायोफिट के करने वाला है. इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट एंड ग्रेन्स, आपने सॉइल में भी देने वाले हो, लेकिन उस सॉइल में देने के बाद आपके फ्रूट का क्वालिटी और ग्रेन का क्वालिटी भी बढ़ाने का काम बायोफिट के माध्यम से यहाँ पे होता है. इंक्रीज द शुगर कंटेंट एंड द साइज ऑफ द फ्रूट, जो कि फ्रूट का कीपिंग क्वालिटी होता है, उसका साइज होता है, उसका शुगर लेवल होता है, उसको भी बढ़ाने का काम यहाँ पे बायोफिट के माध्यम से किया जाता है. हेल्प इन प्रॉपर फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है. एनवायरमेंट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर अल्टरनेटिव फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, एक केमिकल फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव बायोफिट एन पी के हमने आपको प्रोवाइड किया है. उसका डोसेज भी सेम है, जैसे कि एन का था, पी का था, सेम के का डोसेज है. 1 लीटर बायोफिट के इन 200 लीटर ऑफ वाटर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड. ओके, तो ये रहा बायोफिट एन पी के. उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि 2 दिन पहले आपको
गुड न्यूज मिला था कि एनकाउंटर एक हमारा नया प्रोडक्ट है जो कि वीडीसाइड कैटेगरी में आता है। वीडीसाइड मतलब क्या, जितने भी आपके क्रॉप में जो कि प्लॉट में मेन क्रॉप को छोड़ के, मतलब मैंने गेहूं लगाया, गेहूं को छोड़ के अदर जो वीड आते हैं, जो कि गवत ग्रासेस आते हैं, उनको किल करने का काम यहाँ पे इनकाउंटर करता है। तो इनकाउंटर इज अ नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या, आप ऑल टाइप्स ऑफ वीड्स जो रहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रासेस रहते हैं, उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट इनपुट ये भी ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक में वीड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में किसी भी टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको वीड कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। ये कैसे काम करता है, तो इट डिस्टर्ब द क्यूटिकल सेल मेम्ब्रेन एंड फोटोसिंथेसिस विच स्टॉप द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द वीड। जो कुछ ग्रास या मेन क्रॉप छोड़ के जो कुछ अदर क्रॉप रहता है, उसके ऊपर ही आपको इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद ये उसका लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय करने का, फोटोसिंथेसिस डिस्ट्रॉय करने का, उसका सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम इनकाउंटर प्रोडक्ट के माध्यम से आप यहाँ पे होता है। डोसेज अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट का डोसेज है 20 to 30 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 20 से 30 ml आपको 1 लीटर वाटर में आपको लेना है, डिपेंड अपॉन द फॉलिएज साइज। मतलब आपके क्रॉप में वीड का नंबर कितना है, मतलब वीड की संख्या कितना है, उसके ऊपर आपको डोसेज कम ज्यादा आप कर सकते हो। वीड इज मोर 1 फीट इंक्रीज द डोसेज। इफ वीड की साइज ज्यादा है, वीड का नंबर ज्यादा है, तो आप इसका डोसेज भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जो मेन क्रॉप है उसके ऊपर इसका छिड़काव नहीं करना। आपको वीड जो आता है, दो रो के बीच में जो कुछ वीड आता है उसके ऊपर ही इसका छिड़काव होना चाहिए। मेन क्रॉप के ऊपर इसको आपको स्प्रे होने नहीं देना। डू नॉट अप्लाई इन रेनी एंड क्लाउडी क्लाइमेट। एक रेनी एंड क्लाउडी क्लाइमेट में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। प्रॉपर सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर द फास्ट रिजल्ट। अगर आप इसको सनलाइट में स्प्रे करते हो तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे फास्ट आपको मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है। आपको ऑर्गेनिक में वीड कंट्रोल में एक भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको इसमें एक ही खबरदारी रखनी है कि इसको मेन क्रॉप के ऊपर आपको छिड़काव नहीं करना। ओके, उसके बाद आता है हमारा बायोफिट कल्चर, जो कि आपको मालूम है, जो कि एक वेस्ट डिपोजिंग डिकम्पोजिंग कल्चर है। इसमें भी हमने, आप देखोगी, कंसोर्शियम ऑफ मोर देन 100 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1 लीटर आप बॉटल लोगे तो 1 लीटर बॉटल में आपको 100 मिलियन ऑर्गेनिजम्स 1 लीटर बॉटल में आपको मिलने वाले। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड डिकम्पोजिंग कल्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 8 टाइप्स ऑफ पावरफुल एक्टिव एंजाइम्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो एंजाइम्स रहते हैं, जो एंजाइम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम यहाँ पे करते। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, जितना भी काउ डंक रहता है उसको डिकम्पोज करता है, जितना भी हमारा लेफ्ट ओवर लीव्स रहता है, लेफ्ट ओवर रूट्स रहता है, या लेफ्ट ओवर आप पत्ते होते हैं, उसको डिकम्पोजिंग करने का काम यहाँ पे करते हैं। अगर हमारा फ्रूट हार्वेस्ट होके जाता है, बचा कुचा जो कुछ रहता है हमारे प्लॉट में, उसको डिकम्पोज करने का काम ये प्रोडक्ट हमारा करता है। अगर इसके माध्यम से आपने अगर डिकम्पोजिशन किया वेस्ट को, तो आपको लगभग 25% ऑर्गेनिक कार्बन आपको इसके माध्यम से मिलने वाला है। आपको 4% ऑफ नाइट्रोजन इसके माध्यम से मिलने वाला है। 1% ऑफ पोटैश, 1% ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट आपको मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, आप देखोगे, आप मार्केट में काउडंग यूज करते हो। काउडंग का अगर आप एनपीके रेशो देखोगे तो काउडंग का एनपीके रेशो होता है 0.5% ऑफ नाइट्रोजन, 0.2% ऑफ पोटैश, 0.2% ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पे रहता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेते हो, वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या, गांडूल खत यहाँ पे बोलते हैं,
हिंदी में मुझे मालूम नहीं, सॉरी, लेकिन वर्मी कंपोस्ट गांडूळ मराठी में बोलते हैं। इस गांडूळ खत में आप देखोगे तो आपको 2% नाइट्रोजन मिलता है, उसमें 0.5% ऑफ पोटेश मिलता है, 0.5% ऑफ फॉस्फोरस आपको मिलता है। तो उसको उससे भी ज्यादा एनपीके का रेशो इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करता है। इट कैन बी 1 liter can decompose about 1000 kg of agriculture waste। एग्रीकल्चर वेस्ट में आपका काउडन आ गया, आपके पत्ते आ गए, आपका जितना भी लेफ्ट ओवर मटेरियल रहता है फार्मिंग में, वो सब मटेरियल का डिकम्पोज करने का मतलब क्या, 1 लीटर आप 1000 किलो का क्वांटिटी को डिकम्पोज करने के लिए बायोफिट कल्चर का 1 लीटर का बॉटल यहाँ पे सफिशिएंट रहता है। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट का है, तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है लेस देन 40 डेज, मतलब ये 40 दिन में ही आपका काउडंग को अच्छा कंपोस्ट बनाने का काम यहाँ पे करता है। 40 से 60 दिन का टाइम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द कंपोस्ट इंप्रूव हो जाता है, मतलब क्या क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, मतलब क्या उस कंपोस्ट का कलर भी अच्छा आता है, उस कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी अच्छी आती है, उस कंपोस्ट में एरिएशन भी अच्छा रहता है। आइडियल एनवायरनमेंट फॉर टू फार्म कंपोस्ट ब्रेक डाउन हार्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जो कि हार्ड मटेरियल रहते हैं उसको भी डिकम्पोज करने का काम इस कंपोस्ट के माध्यम में किया जाता है। डू नॉट इमिट स्मेल, आप देखोगे आपका काउडंग का कंपोस्ट का पिट रहता है, उसको तरह तरह के स्मेल आते हैं, जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, फॉल स्मेल, मतलब अम्बट, जो कुछ बोलते हैं मराठी में आम्बट वास उसका आता है। तो उस वास की वजह से उस तरह तरह के इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होने के बाद वो इंसेक्ट हमारे मेन क्रॉप को डैमेज करते हैं, तो उसका स्मेल भी यहाँ पे कम से कम स्मेल आपको आता है। डज नॉट अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड फ्लाइज और रोडेंट, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट, किसी भी प्रकार की फ्लाइज और चूहे जो होते हैं उसका अट्रैक्शन इसमें नहीं होता। इट इज इजी, सेफ एंड इको फ्रेंडली यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जो बायोफिट कल्चर है आप एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अर्बन फार्मिंग मतलब क्या, आप होटल्स में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, उसमें वहां पे आपको ग्रीन कलर का एक डिब्बा दिखेगा और उसमें लिखा होता है फॉर कंपोस्ट प्रिपरेशन। उसमें आप आपका घर का बचा कुचा खाना रहेगा, चाय की बची कुची पत्तियां रहेगी, जो कुछ आपका घर का वेस्ट रहेगा उसको भी आप डिकम्पोज करने का काम यहाँ पे किया जाता है। जो कुछ आपके एरियाज में देखोगे, आपकी गवर्नमेंट जो रहती है, आप उसका आपका वेस्ट जो होता है, ड्राई वेस्ट अलग कलेक्ट करता है और वेट वेस्ट अलग करता है, ओला सूखा कचरा अलग अलग कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। जो कुछ वेट वेस्ट रहता है उसका डिकम्पोज करने का काम वहां पे किया जाता है, तो उसमें भी आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका जो कुछ पोल्ट्री का हो, काऊ का हो, हॉर्सेस का हो, उनका बचा कुचा जो वेस्ट रहता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फार्म का वेस्ट रहता है, मेज होने के बाद मेज का जो कुछ हमारा हार्वेस्ट होने के बाद जो कुछ बचा कुचा होता है उसको डिकम्पोज करता है। आप ग्राउंडनट का भी ग्राउंडनट हार्वेस्ट होने के बाद जो कुछ उसका शेल बचा उचा रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीड्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। उसका हीप बना के, हीप मतलब क्या, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपको डालते जाना है। उसका डोसेज अगर देखा जाए बायोफिट कल्चर का 5 ml पर लीटर आपको पानी के माध्यम से आपको उसके ऊपर स्प्रे करना है। आपने क्या किया, काउडंग लिया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1000 केजी ऑफ काउडंग लिया, 1000 केजी ऑफ काउडंग में आपको एक 4-5 दिन बाद आपको पानी का स्प्रे उसके ऊपर करना पड़ता है। उस स्प्रे करते समय आपको 5 ml ऑफ बायोफिट कल्चर 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। वाटर कितना इस्तेमाल करना है, पानी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, तो 20% ऑफ वेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपका जो काउडंक है वो एक 100 केजी है, मतलब क्या 100 केजी में आपको अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ बायोफिट कल्चर आपको 20 लीटर ऑफ वाटर में इस्तेमाल करना है। 20
लीटर ऑफ वाटर में आपको बायोफिट कल्चर का इस्तेमाल करना है। इवनली स्प्रे करना है। जो कुछ आप काऊ डंग का हीप बनाओगे उसके ऊपर आपको उसका स्प्रे करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 7 से 10 दिन के टाइम में 7 से 10 दिन के अंतराल में आपको अगेन दूसरा स्प्रे करना है। ऐसे आपके मिनिमम 4 स्प्रे इसके माध्यम से होने चाहिए। 4 स्प्रे होने के बाद आपका जो कुछ कंपोस्ट रहेगा काऊ डंग का 40 दिन में आपको फुल्ली क्या बोलते हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड कंपोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का टाइम इसको लगता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूडिंग स्लाइड के ऊपर। देखो हमने हमारा प्रोडक्ट रेंज देख लिया। कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी मालूम थे, कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको आज मालूम पड़े, लेकिन इसका इस्तेमाल डोसेज क्या रहना चाहिए, उसके कॉम्बिनेशन क्या रहने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमें सॉइल में देने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमें क्रॉप के ऊपर देने चाहिए, तो इसका इस स्लाइड में हमने मेंशन किया है। तो ध्यान से देखो, फॉलियर स्प्रे मतलब क्या, आपको किस किस प्रोडक्ट का छिड़काव जमीन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है स्टिमरिच प्लस बायो 99 का आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑल स्टेज ऑफ क्रॉप। क्रॉप के जितने भी स्टेज है ऑल स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टिमरिच प्लस शेड प्लस बायो 99 भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अप टू द फ्लावरिंग। उसके बाद इंटेक्ट प्लस बायो 99 प्रिकॉशनरी स्प्रे फॉर सकिंग पेस्ट फॉर ऑल स्टेजेस। उसके बाद आता है रैपअप। रैपअप को स्प्रे करते समय आपको सिंगल रैपअप का ही स्प्रे करना है। रैपअप यूज करते समय आपको किसी भी अन्य स्टिमरिच या अन्य कुछ प्रोडक्ट रहेंगे एंटीवायरल लार्विसाइड किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ रैपअप का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। एंटीवायरल के साथ आप बायो 99 यूज कर सकते हो, लार्विसाइड के साथ आप बायो 99 यूज कर सकते हो, एंटीवायरल प्लस इंटैक्ट प्लस बायो 99 भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये रहा फॉलियर स्प्रे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद आता है सॉइल एप्लीकेशन, मतलब क्या, ड्रिप के माध्यम से हो या ड्रिंचिंग के माध्यम से हो या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से हो, इस माध्यम से हमें कौन से प्रोडक्ट देने हैं, इस माध्यम से हमें बायोफिट एनपीके ये प्रोडक्ट देने हैं। इस माध्यम से आप बायोफिट एनपीके में आप शेड का भी एडिशनल इस्तेमाल कर सकते हो सॉइल के लिए, और एक बायोफिट एनपीके के साथ आप कल्चर ए प्रोडक्ट का भी ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये प्रोडक्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन इसमें जो 8 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इस्तेमाल किए हुए हैं जो कि डायरेक्टली सॉइल को बेनिफिट दे सकते हैं। तो बायोफिट एनपीके के साथ भी आप कल्चर का इस्तेमाल 101% कर सकते हो। किसी भी प्रकार का रूट डिकम्पोजिशन यहाँ पे होने वाला नहीं है, उसकी चिंता आप मत करो। उसके बाद आता है रैपअप। रैपअप का भी ड्रेंचिंग आप इसमें कर सकते हो, रैपअप का भी आप सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप आपके पास हमेशा रख देना। उसके बाद आता है हमारा रिकमेंडेड डोसेस कितना होना चाहिए। हमें जितना रिकमेंडेड किया जाए उतना ही डोसेज हमें प्रोवाइड करने चाहिए। क्यों, क्या होता है, आप फील्ड पे जाने के बाद अगर आपने कुछ डोसेज कम दिए या कुछ डोसेज ज्यादा दिए तो रिजल्ट नहीं आया तो फार्मर आपको क्वेश्चन करने वाले। तो आपको डोसेज अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। तो रिकमेंडेड डोसेज क्या है, तो अगर आप स्टिमरिच लेते हो तो स्टिमरिच 2 to 5 ml पर लीटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर डिपेंड करता है क्रॉप की कंडीशन के ऊपर, अगर क्रॉप की कंडीशन अच्छी है तो आप 2 ml पर लीटर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर क्रॉप की कंडीशन बहुत ही खराब है तो आपको 5 ml पर प्रति लीटर स्टिमरिच का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। बायो 99 आपको 5 ml पर 15 लीटर ही इस्तेमाल करना है, इसका डोसेज आपको बढ़ाना नहीं है या कम भी नहीं आप कर सकते। उसके बाद आता है हमारा शेड। शेड आप 1 ml पर लीटर स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, 2 ml पर लीटर आप ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या 1 लीटर पर एकड़ आप ड्रिप इरिगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंटैक्ट आप 2 ml प्रति लीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लार्विसाइड। अगर प्रिवेंटिव आप यूज कर रहे हो तो प्रिवेंटिव केस में आपको 2 ml प्रति लीटर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्यूरेटिव इस्तेमाल करना है, क्यूरेटिव मतलब क्या, लार्वा आने के बाद उसको
किल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना है, तो आपको 4 ml प्रति लीटर का डोज यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सेम विद एंटीवायरल, अगर आप प्रिवेंटिव कर रहे हो तो 2 ml, अगर वायरस आया है तो आप 4 ml प्रति लीटर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रैपअप देखा जाए तो रैपअप स्प्रे के लिए आप 5 ml प्रति लीटर का इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर हमारा ड्रिप के लिए देखा जाए तो 1 लीटर पर एकड़ आप ड्रिप के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बायोफिट एन पीके, हर एक प्रोडक्ट का आपको 1 लीटर, मतलब बायोफिट एन 1 लीटर, बायोफिट पी 1 लीटर, बायोफिट के 1 लीटर ऑफ 1 लीटर पर एकड़ ऑफ लैंड आपको यूज करना है। बायोफिट कल्चर भी आप 1 लीटर पर एकड़ ऑफ लैंड यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है बायोफिट कल्चर डिकम्पोज के लिए, मतलब क्या, जितना आपको वेस्ट है, वेस्ट के लिए आपको 1 लीटर इसका इस्तेमाल करना है। कितने? 1000 केजी ऑफ वेस्ट, मतलब क्या, आपका काउडंग अगर 5000 केजी है तो आपको 5 लीटर बायोफिट कल्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह रिकमेंडेड डोसेज आपको यहाँ पे फॉलो करने चाहिए। तो आपको इस रिकमेंडेड डोसेज का क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट आपके पास हमेशा होने चाहिए, या आपके पास इस डोसेज की जानकारी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। तो इसी के चलते हम आज का जो कुछ हमारा सेशन है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जो कुछ बचा कुचा हमारा बायोफिट का सीएफसी रहेगा, एक्वाकल्चर का रेंज रहेगा, उसका हम सेपरेट सेशन हमारे टीम के माध्यम से 101% आपके लिए लेने वाला है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ डाउट्स होंगे, आप आपके टीम लीडर के पास, टीम हेड के पास दे दो, या आपके जो कुछ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप मैनेजर रहेंगे उनके पास आप हमारे आपके डाउट्स या शंका कुशंका जो कुछ रहेगा आप दे सकते हो। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आपका सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे